नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा था। हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया, हिंदी की शब्द संपदा के बारे में जाना था, उसके कितने प्रकार के भेद होते हैं, क्या क्या होता है, अच्छी तरह विस्तार से हमने पढ़ाया था डिटेल में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वो टॉपिक जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है, सुनी है ध्यान से, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है। पद मतलब शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। क्या है? भाषा की सार्थक, अगर क्वेश्चन आता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद। पद किसको? शब्द। पद क्या होता है? शब्द। और पद से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा। और वैसे देखें वर्ण कितने हैं? 4 अक्षर हैं, 2 वर्ण हैं 4। 4 कैसे हैं? इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, र आ म अ। ठीक है, राम। तो अब हम चलते हैं वर्णमाला। वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ये भी बताया हमने। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के समूह को व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्ण तालिका देखिए। वर्ण तालिका मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 52, जिसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। और स्वर देखिए, ए आ ई ई उ री ए ओ ओ, इतने, ये तो होगा 11। ठीक है, अब इसमें 2 को और जोड़ दिया गया है, अंग और आहा। वैसे अंग और आहा क्या है? अयोगवा। अयोगवा होते हैं, मतलब जो योग ना होने पर भी साथ में रहें। अयोगवा क्या होता है? जो योग ना होने पर भी साथ में रहें। ठीक है, इस प्रकार से ये 13 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मूल रूप में कितने होते हैं, तो 11। ठीक है, अब है वर्ण तालिका। वर्ण तालिका स्वर और व्यंजन। तो स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, 3 भागों में। मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, कितनी मात्रा का? एक मात्रा का।
और हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री, 4 आते हैं, मतलब इनमें एक मात्रा है। ठीक है, हमें यही ध्यान रखना है कि जिनके उच्चारण में हमें कम समय और एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा आती है, वो क्या होता है? हर्ष स्वर। ठीक है, अब है दीर्घ। दीर्घ में आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, और इसमें ड और ढ को भी जोड़ा गया है। अगर मूल रूप से पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। लेकिन कुल पूछा जाए, कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27। ड और ढ को भी जोड़ा गया है, जिनके नीचे डॉट होती है। अंतस्थ है य, र, ल, व, 4 हो गए। और ऊष्म श, 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 स, ह, ये 4 हो गए। आगत हैं ज, फ, जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो स्वरों की संख्या मूल रूप से 11 है, व्यंजनों की 41 है। मूल रूप से नहीं है, टोटल है ये। ठीक है, तो हमारी ट्रिक है कि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले क्या आएगा, वाक्य आएगा, उपवाक्य आएगा या पदबंध आएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, वा, उप, पद, पद वर्ण, वा, उप, पद, पद वर्ण। तो वा से क्या हो गया? वाक्य, उप से उपवाक्य, पद से पदबंध और पद से पद, वर्ण से वर्ण। ठीक है, क्या ट्रिक है? वा, उप, पद, पद वर्ण। वा से वाक्य, उप से उपवाक्य, पद से पदबंध और पद से पद और वर्ण से वर्ण। ठीक है, अब हम चलते हैं स्वर। अब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, मतलब अवरोध क्या होता है? रुकावट। बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, मतलब वो अकेला अपने आप में ही पर्याप्त होता है, अकेले ही सारे काम कर सकता है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। इसके 3 पार्ट की होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी हमने चर्चा की थी, एक बार दोबारा बता देते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष में एक ही मात्रा आती है। और दीर्घ, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ, दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा, दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। स्वर को, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण का नाम क्या है? कंठ है। उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। तो कंठ से क्या है? कंठ से इसे ऐसे याद रखेंगे, ए, आ, क, है। ए, आ, क, है। इसकी ट्रिक क्या है? ए, आ, क, है। तो कंठ से कौन कौन से हुए? ए, अ, आ, अह। कवर्ग, कवर्ग में जितने भी आएंगे, क, ख, ग, जो इसके 5 वो होते हैं, क, ख, ग,
घ और अ, ठीक है, और ह। तो ये हो गया कंठ से किस किस का उच्चारण होता है? अ आ क ह। ठीक है। अब आता है हमारा तालव्य। तालव्य से किसका होता है? तालु से। तालु क्या होता है? मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है। कौन सा? पीछे वाला भाग। जीभ से टच करोगे ना तो जो पीछे वाला भाग होता है वो तालु होता है। ठीक है। तो तालु से किस किस का होता है? इच यस। इसे कैसे याद रखोगे? इच यस। इच यस क्यों? इस तालु से ई ई और चवर्ग। चवर्ग में जितने से होते हैं च छ ज झ अड़ और य और स, इसलिए इसकी ट्रिक क्या है? इच यस। ठीक है। अब आता है हमारा मूर्धा। कंठ की क्या थी? अ आ क ह। और तालु की है इच यस। ई ई चवर्ग आएगा और य और स। मूर्धा की क्या है? रिट रस। मूर्धन्य में क्या होता है? जो मुंह के भीतर, मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है। अपनी जीभ से स्पर्श करके देखना, जो अगला भाग होता है वो होता है मूर्धा। ट ठ ड ढ। ठीक है। और तालु होता है पीछे वाला भाग। तो रिट रस। तो रिट रस क्यों बताया है? इसमें मूर्धा से री, री का उच्चारण होगा मूर्धा। अगर आ जाए क्वेश्चन आता है कि री का उच्चारण किस से होता है? तालु से होता है, मूर्धा से होता है, कंठ से होता है, दंत से होता है, तो आप क्या टिक करोगे? मूर्धा। ठीक है। और टवर्ग ट ठ ड ढ ढ अण, ये सारे इसमें मूर्धा में आएंगे, मूर्धन्य में और श, इसलिए इसको क्या बोला गया है? रिट रस। ओके। तो कंठ का पता चल गया, ए आ क ह, और तालु का इचियस और मूर्धा का रिट रस। अब आता है हमारा दंत। दंत से किसका उच्चारण होगा? दंत से जो तवर्ग है, जो दांतों से टच होता है बोलते समय, त थ द ध ध न और सा सड़क वाला। ठीक है। तो ये इसकी क्या है? दंतस। और दंत और ओष्ठ से किसका होगा? दंतोष्ठ है। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि व किस प्रकार का वर्ण है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो दंत और ओष्ठ से दंतोष्ठ लिखा आएगा, तो इसका आंसर होगा दंतोष्ठ है। नासिका का तो पता ही है, अंग अण न अण न न म। ये जो ये कवर्ग चवर्ग पवर्ग ये होते हैं, ठीक है, इनके लास्ट का जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है नासिका का। ठीक है। अब आता ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब होठों से जो टच होता है बोलते समय, ऊ ऊ होठों से निकलता है जो पवर्ग, प फ ब भ। ठीक है। ये हो गया ऊ ऊ और पवर्ग ओष्ठ से। अब ओष्ठ और कंठ, कंठोष्ठ बोला जाता है इसको। ओ ओ ओ ओ कौन सा है? डॉक्टर वाला। अब आता है कंठ तालव्य आता है एक, ए ए। तो कंठ तालव्य अगर आ जाए ए, कौन सा ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो पाएंगी। इनकी जो ट्रिक बताई है उन्हें याद रखना, और फिर आप पेपर में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है। अब हम चलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, मतलब जो टंग होती है उसके प्रयोग के आधार पर हम कैसे पहचान करेंगे स्वरों की। तो देखिए, सबसे पहला है अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, अग्र मतलब आगे वाला, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई ई, ए ए,
तो आगे वाला भाग काम कर रहा है ना जीभ का, तो ये हो गया अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य मतलब बीच वाला भाग। आ आप इसको उच्चारण करके भी देखना तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। अब तीसरा है पसच स्वर। पसच मतलब बाद वाला, अग्र आगे वाला, मध्य बीच वाला और पसच मतलब बाद वाला। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, जैसे आ, ओ, 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 आ, ओ, ओ, ओ होता है ये डॉक्टर वाला ओ। ठीक है, तो ये हो गए बाद वाले स्वर। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को, 3 भागों में। अग्र स्वर, जिनका उच्चारण जीभ मतलब जीभ, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग आगे वाला भाग काम करता है। मध्य स्वर, पसच स्वर बाद वाला। अब तीसरा पॉइंट है हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जो जैसे हम मुंह खोलते हैं ना, तो उसके भी 4 पार्ट किए गए हैं कि कौन सा वर्ण किस में आता है। विवर्त, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, विवर्त। विवर्त क्या होता है, विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, तो इसमें पूरा खुल गया मुंह, तो ये हो गया विवृत। ओके, व्रत लगा लो सर्कल। अब दूसरा है अर्ध विवर्त विव्रत। तो विव्रत मतलब जिसमें मुंह आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार है जो वो आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब आता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्ध संवृत मतलब आधा बंद रहता है। विवर्त का मतलब है क्या था, खुलना, और संवृत का मतलब बंद रहना। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। ठीक है, अब आता है संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जिसमें बिल्कुल ही बंद रहता है। और अर्ध संवृत, संवृत क्या था, अर्ध संवृत था जिनमें आधा बंद रहता है। संवृत है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। ठीक है, तो 4 प्रकार हो गए इसके। अब हम चलते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। तो पहला है अवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जैसे अ, आ, ई, ए, ए। आप इनको बोल के देखना, उच्चारण करके देखना, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, अवृत मुखी क्या बताया था, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है जो गोलाकार नहीं होते, ए लग गया मतलब नहीं। और व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, जैसे जैसे क्या है, उ, ओ, ओ, आ। क्या क्या है, जैसे उ, ओ, ओ। ठीक है, ये है व्रतमुखी। इनमें हमारा जो मुंह है, जो होठ है, वो गोलाकार होता है। अब 5वां पॉइंट है हमारा हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। पहला है निरअनुनासिक और मौखिक, या मौखिक स्वर कह सकते हैं इनको। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, अ, आ, ई। और अनुनासिक क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे औंग, औंग, इंग। मतलब चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं ये, अनुनासिक। अब आता है हमारा, तो 5 तरीके से हमने देख लिया। ठीक है,
अब आते हैं हम व्यंजन की तरफ। व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा कैसे दोगे? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, अभी तक हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? स्वरों के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान या स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, दंत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। तो क्या कह रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ का या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, तो होते हैं स्पर्श, मतलब स्पर्श करते हुए निकले, टच करते हुए निकले। ओके, तो इसकी एक ट्रिक है इनको याद करने की। एक नहीं, दो ट्रिक हैं। तो कैसे याद करोगे इनको? देखिए, पहली ट्रिक है हमारी KTM DON, KTM डॉन। इसको कैसे याद रखोगे स्पर्श व्यंजन की ट्रिक को? KTM डॉन। के से कंठ, टी से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ, N से नासिका। KTM डॉन। के से कंठ, टी से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ, N से नासिका। या फिर दूसरी ट्रिक हम बता सकते हैं कचट तप, जो भी इनमें से आपको आसान लगे। ठीक है, कचट तप। तो कचट का क्या हो गया? कंठ से निकला है। और कवर्ग, इसको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो कवर्ग में मतलब पांचों में 5-5 वर्ण है। तो कवर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण। च में च, छ, ज, य। ट में ट, ठ, ढ, ड, ढ, न। इसमें जो मूर्धा है इसमें ड, जो ढ, ण, ढ, ये भी जोड़ दिया गया है, मतलब जो डॉट वाले हैं ना उनको भी जोड़ दिया गया है मूर्धा में, ट वर्ग में। अब दंते, दंते त थ जो दांत से टच होता है, त थ द ध न। अब आता है ओष्ठ है, प फ ब भ भ म। तो जो ये लास्ट वाले हैं जो अण, इय, न, अण, न, म, ये क्या हो गए? नासिका वाले। ठीक है, तो या तो KTM डॉन याद कर लो या फिर कचट तप याद कर लो, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, अर्धस्वर य और व, ये आधे स्वर हैं। आधे स्वर कौन से हैं? अर्धस्वर य और व। अब आ जाए र किस प्रकार का वर्ण है? तो ये लुंठित, लुंठित व्यंजन है। ल है पार्श्विक व्यंजन। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन आ जाए, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है ऊष्म संघर्षी में से। स, श, श, ह। ठीक है, ये क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें से भी आता है ड, ढ, ड़, ढ। जो डॉट वाले ड और ढ है ना, वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त। ठीक है, तालु और मूर्धा के बारे में तो आपको पता ही है। तालु कौन सा होता है? मुंह के भीतर। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि तालु किसे कहते हैं और मूर्धा किसे कहते हैं। तो तालु होता है मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, पीछे वाला भाग। मूर्धा होता है, टच करके देख लेना आप, उच्चारण करके देख लेना, च, छ, ज, झ, अड़, तो पीछे वाला भाग टच हो रहा है।
और या, और मूर्धा क्या है, मुंह के अंदर की ऊपरी छत का अगला भाग, ट ठ ड ढ न। ठीक है, एक दो बार आप उच्चारण करके देखोगे तो आपको इनका पता चल जाएगा कि किस वर्ग में आएंगे ये। अब आता है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। क्या है, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। ठीक है, तो अघोष क्या होता है, अघोष होता है जिसमें जो वर्ग बताए थे हमने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उनमें से देखना। तो इसकी ट्रिक है अघोष की, अ क ख। क्या है, अ क ख। अ से क्या बना, अघोष। क से क और ख, ये पहला और दूसरा वर्ण है किसका, क वर्ग का। ठीक है, तो अघोष में क्या आएगा, पहला और दूसरा, अ क ख। इसको ऐसे याद रखना, अ क ख। अ से आपको पता चल जाएगा अघोष, और क ख पहला और दूसरा। अगर आ जाए कि क किस प्रकार का वो है, वर्ण है, अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो ये अघोष है। ठीक है, अब दूसरा, इसमें स्वर तंत्रियाएं वो झंकृत नहीं होती हैं, उनमें झंकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, ध्वनि का कंपन नहीं होता है। और ह अकेला वर्ण है जो महापुराण भी है और सघोष भी है। महापुराण के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आ जाए ऐसा कौन सा वर्ण है जो महापुराण भी है और सघोष भी है, तो ह अकेला ऐसा वर्ण है जो महापुराण होने के साथ साथ सघोष भी है। अब आती है अघोष के बारे में, हमने पढ़ लिया, ट्रिक देख ली। अ क ख, कख, क और ख, कमल और खरगोश। अघोष किसके साथ होता है, कमल और खरगोश के साथ। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सघोष, सघोष इसको सघोष या घोष भी बोला जाता है। तो सघोष की ट्रिक क्या है, स ग, स घ ग, मतलब तीसरा घ ग अड़। तो इसमें क्या है, तीसरा चौथा पांचवा। तो पहला दूसरा किस में आया, अघोष में, और घोष या सघोष इसमें तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। तो गमला घड़ी किसके साथ होती है, सघोष के साथ या घोष के साथ। और कबूतर या कमल और खरगोश किसके साथ होता है, अघोष के साथ। और सघोष के साथ कौन होता है फिर, गमला और घड़ी और अणे। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो इनमें से जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे, जो भी आसानी से समझ में आए, वो आप याद कर लेना। इनमें से हिंदी वर्णमाला में से 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो ये आपको अच्छे से चैप्टर करना है। अब आता है प्राणत्व के आधार पर, या प्राण का अर्थ क्या है, हवा से। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हमारी हाथ की उंगलियां हैं। ठीक है, अल्प प्राण में पहली, तीसरी और पांचवी। ठीक है, तो पहली को पकड़ो, तीसरी और पांचवी, ये क्या है, अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, कम से कम हवा निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसकी ट्रिक है अ क ग। हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें अ क ख, और इसकी ट्रिक क्या है अल्प प्राण की, अ क ग। और इसका है पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण को आप ऐसे ही याद कर सकते हो। ये सबसे इजी ट्रिक है कि अपना हाथ अपने सामने रखो, और पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब पहली उंगली, तीसरी और जो आपका थंब है वो, तो ये क्या हो गए, अल्प प्राण। तो
किसी भी वर्ग को उठाकर देख लो, क, ग और अण, तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से हो गए, दूसरा और चौथा। क वर्ग में देख लो, ख और घ, ख खरगोश और घ घड़ी, तो ये हो गए महाप्राण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अघोष सघोष। अघोष, अघोष किसके साथ रहता है, कमल और खरगोश के साथ, और सघोष रहता है गमला और घड़ी और अड़ा के साथ, ठीक है। और अल्प प्राण किसके साथ रहता है, कबूतर और गमले के साथ, ऐसे याद कर लो, और अणे के साथ। अल्प प्राण कबूतर, गमले और अणे के साथ। महाप्राण रहता है खरगोश और घड़ी को लेकर। और नहीं तो अल्प प्राण महाप्राण का ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट अच्छी ट्रिक है ये। अपने हाथ को अपने सामने रखना, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, किसी भी वर्ग को उठा लेना, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग में से, और महाप्राण है दूसरा और चौथा, ठीक है। अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने पढ़ लिया, य, र, ल, व, इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, मतलब पूरा स्वर नहीं है ये, अर्ध स्वर। अब आता है उच्चारण स्थान, य, र, ल, व के बारे में बात करेंगे, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका य का, यह क्या है, इच यश पढ़ा था ना हमने, इच यश, तो यह क्या है, तालव्य, तालु से निकला है उच्चारण स्थान। कहाँ से हुआ है इसका उच्चारण, तालु से। र क्या है, वतर्ष्य, वतर्ष्य बोला जाता है इसको, और किस वर्ग में आता है, वतर्ष्य। और कहाँ से निकला है, दंतमूल या मसूड़ा, दंतमूल से, ठीक है। र, र दंतमूल या मसूड़ा। और ल, ल भी वतर्ष्य है, मतलब दो वतर्ष्य हैं, र और ल, ठीक है। दंतमूल और ये भी मसूड़ा से निकला वतर्ष्य है, तो जो वतर्ष्य है वो दंतमूल या मसूड़ा से निकला है। अल्प। अब आता है व हमने बताया था दंतोष्ठ है। अगर अब व आ जाए कि व कैसा, किस प्रकार व का उच्चारण किस कहाँ से होता है, ठीक है, तो वो दंतोष्ठ से होता है, ऊपर के दांत और निचला होंठ। बोल के देख लेना आप, व वर्षा। तो ये य, र, ल, व ये सघोष भी है और अल्प प्राण भी हैं। क्या है ये, सघोष भी है और अल्प प्राण भी हैं। और ह के बारे में हमने बात की थी, जो ऊष्म व्यंजन में आएगा, तो ह क्या होता है, अकेला ऐसा वर्ण है जो महाप्राण भी है और सघोष भी है। और य, र, ल, व क्या है, सघोष और अल्प प्राण, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता है भाई। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण नोट की तरफ, संघर्षहीन प्रभाव। संघर्षहीन, संघर्ष करते हुए किसका प्रभाव निकलता है, प्रभाव होता है। य और व अर्धस्वर है, ध्वनि जो कभी स्वर है और कभी व्यंजन है। इनकी ध्वनि कैसी लगती है, कभी स्वर की तरह और कभी व्यंजन की तरह। र के बारे में हमने पढ़ लिया, लुंठित या प्रकंपित लिखा आ जाए, कि प्रकंपित वर्ण कौन सा है, र, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, टच करे। ल कौन सा है, पार्श्विक। र और ल में से क्वेश्चन आता है कि र किस प्रकार का वर्ण है, वर्ग है, वर्ण है, तो लुंठित है, पार्श्विक है, अर्धस्वर है, क्या है। तो आप क्या लिखोगे, अगर लुंठित लिखा आ जाए तो इसे कर देना, या प्रकंपित लिखा आ जाए तो इसे कर देना, दोनों ही है ये। ल कौन सा है, पार्श्विक, जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, पार्श्व क्या होता है, बगल से होकर निकल जाए, साइड से होकर निकल जाए, ठीक है, जीभ की साइड से होकर निकल जाए, तो ये ल कौन सा हो गया, पार्श्विक। अब आता है ऊष्म संघर्षी, ये भी पढ़ लिया हमने, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले, घर्षण करते हुए निकले, ठीक है। तो वर्ग देखिए, श तालु से निकला है, इच यस पढ़ा था ना हमने, श मूर्धा से, अघोष और महाप्राण है ये, श, श और स,
का कहाँ से निकला है? दंतमूल से। सड़क वाला सा निकला है दंतमूल से। षटकोण वाला निकला है मूर्धा से। रिट रस पढ़ा था ना हमने, रिट रस। इच यस तालु से। रिट रस मूर्धा से। और ये है दंतमूल से, सा सड़क वाला। और हा निकला है स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित है। ये अभी भी बताया तो 2 बार बता दिया है कि ह अकेला ऐसा वर्ण है जो महाप्राण भी है और सघोष भी है। और बाकी ये तीनों क्या है? श, शा और सा। ये क्या है? अघोष और महाप्राण। ह क्या है? सघोष है और महाप्राण है, इनसे अलग हो गया ये। उत्क्षिप्त पढ़ लिया, जिनके उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। मूर्धा बताया था ना, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तो मूर्धा का स्पर्श करें, फिर झटके के साथ नीचे को आए। तो जैसे ड ढ। ड क्या है? मूर्धन्य भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी है। ड मूर्धन्य, सघोष और महाप्राण। जो ड है वो है ड। ड मूर्धन्य है, सघोष और अल्प प्राण। और ढ क्या है? मूर्धन्य, सघोष और ये महाप्राण है। ठीक है। अब आता है व्यंजन द्वित्व। क्या होता है? एक ही व्यंजन का संयुक्त होना, जुड़ा हुआ होना। जैसे पत्ता, चक्का, दिल्ली, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं व्यंजन द्वित्व। ठीक है। तो हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया। हिंदी वर्ण, और ये एक चीज और रह जाती है जो है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 4 होते हैं। ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो छ है वो क के नीचे हलंत आएगा, क प्लस श, षटकोण वाला। क प्लस श से मिलकर बनता है। ठीक है। त्र, त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ, ज और इया से मिलकर बनता है। ठीक है। और श्र किससे बनता है? श और प्लस र। ठीक है। शलगम वाला श और र। इन जो आगे वाला वर्ण है ना, ता, श, क, इनके नीचे हलंत आएगा। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है, इनमें से दे दिया जाएगा छ का विग्रह आप कैसे करोगे, कैसे उसे संयुक्त करके दिखाओगे। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला हमने अच्छे से पढ़ लिया, स्वर और व्यंजन देख लिए, घोष और अघोष देख लिए। ठीक है। और अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में पढ़ लिया, और किस प्रकार किसके आधार पर कैसे कितने पार्ट किए गए हैं जीव के प्रयोग के आधार पर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम बारी आती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। एक बार ये हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट रखेंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये हमने पढ़ा है। पहला है, ऑप्शन है शब्द, दूसरा है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है वर्ण और चौथा है स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ठीक है। क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। अब दूसरा आता है ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। तो ए और ए को मैंने क्या बताया था? कंठ तालव्य। ये कंठ और तालु से निकलता है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन देखिए, पहला है पुनः, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है आगरा और चौथा है दिल्ली। तो अभी अभी हमने व्यंजन द्वित्व के बारे में पढ़ा है, मतलब 2 व्यंजनों का संयुक्त होना।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन है जो दिल्ली। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष, बताया था ना, घोष करके भी आ सकता है और सघोष करके भी आ सकता है, घोष वर्ण है कौन सा है? ऑप्शन है ख, म, च और ठ। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसमें से हमारा दूसरा जो ऑप्शन है म, इसमें कौन सा था? तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष या घोष थे, और अघोष क्या था? पहला और दूसरा। अघोष किसके साथ था? कबूतर और खरगोश के साथ। और सघोष किसके साथ था? गमला और घड़ी के साथ। तो सिर्फ गमला और घड़ी याद नहीं रखना है, जितने भी वर्ण जो वर्ग हैं, कचट तप या केटीएम डॉन, ठीक है, तो उसके सारे हमें याद होने चाहिए कि क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट वर्ग में, प वर्ग में, ये हमें सारे याद होने चाहिए, तभी हम अपना क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो अघोष होता है पहला, दूसरा, और सघोष या घोष होता है तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। अब आता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? मतलब मूल रूप से स्वरों की संख्या है 11। ठीक है। अगर कुल पूछ लिया जाए तो 13। अब छठा क्वेश्चन है हमारा, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी, और चौथा ऑप्शन है हमारा स्पर्श संघर्षी। तो ये होते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन। तो मैंने बोला था ना कि ये सब हमें याद रखना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो भी है। तो देखिए, ट्रिक आपने याद कर ली ना, तो ये भी आपको याद हो जाएगा एक बार देखने से ही। तो क वर्ग पहला ऑप्शन है हमारा च, छ, ज, झ। दूसरा है ट, ठ, ड, ढ। तीसरा है त, थ, द, ध। चौथा है प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो तालु से कौन सा निकलता है? तालु क्या बताया था हमने? मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। तो इसे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये चीज हमें याद रखनी है कि तालु किसे कहते हैं और मूर्धा किसे कहते हैं। तो इसे आप उच्चारण करके ही आंसर दे सकते हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, च वर्ग वाला, च, छ, ज, झ। ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पसच स्वर है, बाद वाला स्वर है? तो देखिए, बताया था ना, अग्र स्वर, पसच स्वर, इनके बारे में हमने बात की थी। तो ऑप्शन देखिए, आ, ई, ज, ड। तो बाद वाला स्वर कौन सा है? बाद में पीछे से ध्वनि कहाँ किसकी आ रही है? तो पहला जो ऑप्शन है आ, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अ नहीं है, आ है, आ। अब नौवां क्वेश्चन है हमारा, छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी अभी बात की थी हमने। तो क और श से, षटकोण से, क और चा से, क और छ से, क और श से, सलगम से। तो किससे बताया था मैंने? क के नीचे हलंत प्लस षटकोण वाला श। ठीक है। तो 6 वर्ण का इसके योग से बना है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? ऑप्शन देखिए, ट, ठ, घ और अ। तो कौन सा है? चौथा जो क्वेश्चन है, सॉरी, चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अ, अ। ओके। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे हमने। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। लाइक करें।
तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ट्रिक के साथ। धन्यवाद।